आह जो दिल से निकली है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। तो आइए शुरू करते हैं, आज की महफ़िल का आगाज़ करते हैं हमारे जो वुमेन पोइट्स। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि जो वुमेन पोइट्स इन उर्दू लिटरेचर, दीज आर द वॉइसेस ऑफ स्ट्रेंथ एंड ग्रेस। ये जो आवाज़ें हैं, इनके बारे में अगर आप देखें कि आवाज़ इन लोगों ने कब शुरू किया, बहुत पहले तो शुरू कि उर्दू अदब सिर्फ मर्दों की मिरास नहीं है। ये ज़ुबान उन आवाज़ों से भी आबाद है जो शरियात की नरमी, जज्बात की गहराई और समझ की सच्चाई को नए अंदाज में पेश करती हैं। आज की शाम हम उन ख़वातीन शायरात को याद करेंगे जिन्होंने उर्दू शायरी को एक नया रूप दिया, एक बेबाक, एक मोहब्बत भरा और एक इनकलाबी अंदाज़ उनका है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले महलका चंदा के बारे में बात करते हैं। ये महलका बाई चंदा जो हैं, ये तवाइफ़ थी हैदराबाद में। वो एक तवाइफ़ थी और उस तवाइफ़ ने कोई तालीम हासिल नहीं की थी, सिर्फ पढ़ी थी। तवाइफ़ों के बारे में एक गलत फ़हमी आप लोगों की मैं दूर कर दूं कि तवाइफ़ जो है वो उसको तवाइफ़ को आप होर या कॉन्कुबाइन नहीं कह सकते। तवाफ़ का मतलब होता है चक्कर लगाना। चक्कर लगाती है जो नाचती है, दरअसल वो गाती है। तो वहाँ से तवाइफ़ हो गया बाद में वो, तो तवाफ़ से तवाइफ़ बन गया। अब जो ये तवाइफ़ है, इनकी तालीम बड़ी ज़बरदस्त होती थी। इनको ऐसी तवाइफ़ें होती थी लखनऊ में भी और सब जगह पर कि आप उनकी बात का जवाब नहीं दे पाएंगे। एक तवाफ़ तो बहुत मशहूर हुई, उमराव जान अदा। उमराव जान जो थी, उससे बात करना अच्छे अच्छे लोगों के बस की बात नहीं थी। जब वो कोई सवाल पूछ लेगी तो जवाब नहीं दे पाएंगे, तो वो इस किस्म की हुआ करती थी। तो वो तवाफ़ जो थी उसको बेसिक तालीम लोग देते थे। मामकीमा पढ़ती थी और तमाम जैसे फ़ारसी उर्दू तो पढ़ती थी वो, कुछ तवाफ़ों ने अंग्रेज़ी भी पढ़ी। तो महलका ने जो है वो महलका जो थी वो बाद में कोर्ट पोइट्रेस बन गई हैदराबाद की, यानी कि दरबारी कवित्री बन गई वो, ठीक है। एंड सबसे पहली औरत है हिंदुस्तान की जिसने अपना दीवान पब्लिश किया। इसके पहले किसी औरत ने अपना दीवान पब्लिश नहीं किया था। ये सबसे बड़ी बात थी महलका की। उसके बाद जो है उसने जो गज़लें लिखी, उसमें हर किस्म का है, उसमें मोहब्बत है, उसमें डिवोशन है, उसमें कुछ थोड़ा बहुत सूफ़ी टच भी। तो वो जो है ख़ुद उसने बहुत पैटर्नाइज़ किया आर्ट को, लोगों को बहुत उसने सहूलियत। तो आह जो दिल से निकली है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। देखिए कितना बढ़िया शेर वो कहती है। और ये जो वो कहती है कि जो आह दिल से निकलेगी, बाद में कहा ना कि उन्होंने कि आह जो दिल से निकाली जाएगी, क्या समझते हो कि खाली जाएगी? ठीक है ना। तो उसमें ये है कि जब वो ये कहते हैं कि उसमें एक बड़ा अच्छा शेर है, वो दूसरे शायर का है मगर वो जोड़ दिया इसी गज़ल में, इसी बहर में, एक ही बहर है कि ए तमन्ना तुझको रो लूँ शाम वस्ल। ए तमन्ना, तमन्ना दिल में जो हसरत है, जो चाह है, तो ए तमन्ना तुझको रो लूँ शाम वस्ल, आज दिल से निकाली जाएगी। देखिए कितनी खूबसूरती से कहा है कि आज हमारी हसरत पूरी हो रही है, ठीक है ना। और आप उसको इस अंदाज से कह रहे हैं, ठीक है, कि भाई आज तो दिल से निकाली जाएगी। क्या बात है ना। ये जो बात कहने का अंदाज़ होता है कि आपको समझ में आता है कि भाई क्या बात कही है, ठीक है। जब वो ईद पे एक बड़ा अच्छा शेर था, ईद अभी अभी निकली है कि क्यों नहीं मिलती गले से तेग नाज, क्यों नहीं मिलती गले से तेग नाज, ईद क्या अब के भी खाली जाएगी। आह जो दिल से निकाली जाएगी, क्या समझते हो कि खाली। अजी ये अकबर इलाहाबादी का एक्चुअली शेर था, गज़ल थी उनकी। उसमें मैंने 3-4 गज़लों के एक ही बहर के बिल्कुल एक ही मिजाज के शेर जोड़ दिए मैंने। देखिए आपको ये खूबसूरती होती है कि जब आप ये कहते हैं। अब देखिए इसमें हम जब बात करते हैं तो महलका बाई ने जो कुछ भी कहा अपनी ज़िंदगी में, जो कुछ लिखा उन्होंने, तो महलका का एक मैं आपको एक छोटी सी मैं आपको एक चीज़ सुनाता हूँ, बड़ी अच्छी, मुझे बड़ी पसंद है।
कि महलका जो हैं वो, उनकी गज़ल है कि आलम तेरी निगाह से है सरशार देखना। अगर आपको न समझ में आए तो मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आलम यानी कि दुनिया, ज़माना, तो आलम तेरी निगाह से है सरशार देखना, मेरी तरफ भी टुक तो भला यार देखना। आलम तेरी निगाह से है सरशार देखना, मेरी तरफ भी टुक तो भला यार देखना, और नादां से एक उम्र रहा मुझको रब्त इश्क। नादां से एक नादान है, उससे नादां से एक उम्र रहा मुझको रब्त इश्क, दाना से अब पड़ा है सरोकार देखना। दाना यानी समझदार। तो अब तक तो नादान से इश्क करती रही और अब दाना से सरोकार पड़ गया। ठीक है, देखिए ये औरत ने औरत के लिए कहा है। रेखती का नाम सुना है आपने कभी? अगर एक रेखता होता है, उर्दू को रेखता कहते हैं, और एक रेखती होती है। हाँ, लेकिन रेखती जो है ना, रेखती वो क्या था कि जो औरतें शायरी कहती थी वो रेखती नहीं थी। दरअसल रेखती वो थी जो आदमी शायरी कहते थे औरतों की ज़बान से, उसको रेखती कहते थे। जो औरतों की ज़बान में आदमी शायरी करते थे उसको रेखती कहते थे, और रेखती जो थी वो बाद में लोगों ने पोएट्री बना दी। आप ये समझ लीजिए, इसीलिए रेखती सुनाने से लोग अब परहेज करते हैं। लेकिन मैं आपको रेखती ज़रूर सुनाऊंगा कभी ना कभी महफिल में, और आप देखिएगा कि वो कितनी मज़ेदार है। हम उन चीज़ों को छोड़ देंगे जो मीर ने लिखी हैं या बाकी दाग बाग ने लिखी हैं, वो हम छोड़ देंगे। उनकी बहुत सी ऐसी पोइट्री है जो आप सच में कहीं महफिल में पढ़ के नहीं सुना सकते। तो खैर वो कभी और। आगे शेर है कि गर्दिश तेरी चश्म के मुद्दत से हूँ खराब, गर्दिश से तेरी चश्म के मुद्दत से हूँ खराब, तिस पर करे है मुझको ये करार देखना। नासेह अबस करे है मना मुझको इश्क से, आ जाए वो नज़र तो फिर इनकार देखना। और चंदा को तुमसे चश्म ये है या अली की हो। असल में उस ज़माने में कुछ ना कुछ जो है वो जिक्र आता ही था, तो इसलिए अगर आप ऐसा कोई लफ्ज़ सुनते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ चंदा को तुमसे चश्म ये है या अली की हो, खाके नज़फ़ को सूरमाए अबसार देखना। अगली जो शायरा हैं उस पे चलते हैं, अदा जाफरी पे। अब ये कौन है? ये आज के दौर की बड़ी अच्छी जो है पोइटेस हैं, लेकिन 2015 में इनका इंतकाल हो गया। और ये लोग जो हैं इन्होंने इन्होंने कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया भी इन लोगों ने, और इन्होंने काफ़ी कुछ किया। लेकिन इन लोगों का जो तरीका है वो ये है कि ये जो इनका जो स्टार्ट है कि जो फेमिनिस्ट वॉइस को ये आगे लेकर आई। महलका फेमिनिस्ट वॉइस को आगे नहीं लाती है, वो तो सिर्फ एक औरत के जज्बात के बारे में बात करती है। लेकिन ये जो हैं ये बात करती हैं एक फेमिनिस्ट वॉइस के बारे में। और ये क्या करती हैं कि ये वुमनहुड को एड्रेस करती हैं, आइडेंटिटी की बात करती हैं। ये कहती हैं कि मेरी आइडेंटिटी क्या है। ये उन शायरों में से, वहाँ से शुरू करते हैं कि मेरी आवाज़ सुनो, मेरे जज्बात सुनो, मेरी आवाज़ सुनो, मेरे जज्बात सुनो, मुझको कहने दो जो कहना चाहती हूँ। देखिए वो जो कहना चाहती है उसको कहने का उसका अंदाज़ ये कि वो कहना चाहती है। तो ये आवाज़ें कब आती हैं? ये देखिए, ये जो पैदा होती हैं, जो इनका पीरियड है वो 1924 से लेके 2015 के बीच में। ये वो ज़माना है जब औरत अपने आप को वापस ढूंढ रही थी, पिछली सदी। वो एक एक हर आपको, अमृता प्रीतम हो चाहे वो कोई भी हो, वे अपने आप को तलाश कर रही थी। तो इनकी शायरी में आपको वही चीज़ मिलती है कि वो कहती हैं कि मेरी आवाज़ सुनो, मुझे कुछ कहना है, मैं कहना चाहती हूँ। तो आप जब उनको सुनते हैं तब आपको समझ में आता है। अब ये डायरेक्ट कॉल ऑफ द वुमेन्स वॉइस टू बी हर्ड है कि मैं कहूँगी, मैं चुप नहीं रहूँगी। ठीक है, 1970 के दशक में, दहाई में, मैंने क्या अपनी माँ को देखा कि वो पॉलिटिक्स में चली गई, और वो पॉलिटिक्स में जाती है, और वो मोहसिना किदवई, शीला दीक्षित, इन सब के साथ वो है, और वो बहुत इंस्पायरिंग, उनका करियर बड़ा इंस्पायरिंग है। चाहती हैं कि मैं आगे चलती हूँ। फिर वो अचानक एकदम से पीछे मुड़ती हैं। वो कहती हैं कि नहीं, अब मुझे अपनी बच्चियों की शादी करनी है, अपने बेटे को बड़ा करना है। और फिर वो मुड़ जाती हैं वापस। फिर वो एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ देती हैं। लेकिन वो उस दौरान जो उनको मैंने देखा उन 10 सालों में, तो उस 10 सालों में वो अपने आप को डिफ़ाइन करना चाहती थी, उन्होंने कर दिया। शी डिफाइंड हरसेल्फ।
सुना दिया उन्होंने लोगों को, उन्होंने दिखा दिया कि अगर जहां मैं चाहती हूं वही होगा, उन्होंने करके दिखा दिया। आज भी बहुत से लोग हैं जो उनकी वजह से एमएलए बन के बैठे हुए हैं, जो उनकी वजह से एमपी बने, उनकी सपोर्ट से बने। तो उन्होंने ये दिखाया कि देखो मैं हूं, मेरा भी वजूद है। तो वो चीज़ जो थी, वो डायरेक्ट कॉल जो है, वो जो फेमिनिस्ट वॉइस है, वो उर्दू लिटरेचर में ला रही हैं, वहाँ पर वो बताना चाहती। अब इसमें एक बड़ी अच्छी इनकी अदा जाफरी जो है, इनका एक बड़ा अच्छा कलाम है, मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। इस नज़्म का उन्वान है जान। जान तुमको खबर तक नहीं, जान तुमको खबर तक नहीं, लोग अक्सर बुरा मानते हैं कि मेरी कहानी किसी मोड़ पर भी अंधेरी गली से गुजरती नहीं, कि तुमने शुआओं से हर रंग लेकर मेरे हर निशान कदम को धनक सौंप दी। धनक किरण, रोशनी, कि मेरे हर निशान कदम को धनक सौंप दी। न गुम गश्ता ख्वाबों की परछाइयाँ हैं, न गुम गश्ता ख्वाबों की परछाइयाँ हैं, न बेआस लम्हों की सरगोशियाँ हैं, कि नाजुक हरी बेल को एक तवाना शजर अनगिनत अपने हाथों में थामे हुए हैं। न कोई न रसाई का आसेब उस रहगुज़र में नहीं, ये कैसा सफ़र है कि रुदात जिसकी गुबार सफ़र में नहीं। वो जो आप इनकी जो ये पोइट्री सुनते हैं, इसमें आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है। ये अंदर जो इनके अंदर जो उबल रहा है, उसकी भाव आपको बाहर दिखाई देती है, बस और कुछ नहीं। उसकी गर्मी आप महसूस कर सकते हैं। इनकी नज़मों को अगर आप 10 बार पढ़ेंगे, तब आपको कहीं जाके समझ में आएगा कि वो असल में कहना क्या चाहती हैं। वो कुछ नहीं कहना चाहती हैं, वो ये कहना चाहती है कि मेरा वजूद है, मेरे वजूद को सामने आने दो। जिस किस्म से आपने औरतों को घरों में दबा के बंद करके रख दिया, वो आप देखिए कि पर्दे को आपने बुरा कहा, आप कहते हैं कि पर्दा बहुत बुरा है, पर्दा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं तो पर्दे के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन मैं उस पर्दे के भी ख़िलाफ़ हूँ जो स्कूटी के ऊपर एक लड़की जो है वो अपना मुंह बंद करके, ढक करके, चुन्नी से बांध करके अगर वो जाती तो मैं उस पर्दे के भी ख़िलाफ़ हूँ। हेलमेट पहन के जाना चाहिए। लेकिन मैं उस पर्दे के ख़िलाफ़ हूँ जिसके नाम पे आप एक औरत को ये कहते हैं कि तू छुप के अंदर बैठ जा। आप उसके अंदर हमेशा के लिए विटामिन डी की कमी कर देते हैं। थोड़ा सा मेडिकल साइड भी देख ली जाए। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है अगर वो बाहर निकलेगी तो फिर आप पीछे रह जाओगे। ये होता है। आप कभी बम्बई जाइए तो वहाँ देखिए, वहाँ पे आपके घर में एक काम वाली बाई आती है। अब तो मशहूर कैरेक्टर बन चुका है ना। तो वो शांता बाई इसलिए शादी नहीं करती है कि उसको घर चलाना है, वो शादी इसलिए करती है कि उसको एक हस्बैंड तो चाहिए ना, नहीं तो उसके बगैर वो बच्चे कहाँ से पैदा करेगी। देखिए, आप बॉम्बे के अंदर जब घूमेंगे, वहाँ मुझे बड़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ मिली कि मैंने क्या देखा कि वो जो कैरेक्टर है वो कहती है कि वो साहिब मैं शादी करेगी मगर मेरे को मर्द तो चाहिए ना, मर्द तो होने का, मगर वो कमाता तो है नहीं, वो कमाएगा थोड़ी, मर्द तो बेवड़ा होता है, वो बेवड़ा पिए, गालियाँ भी देती है, वो मैं नहीं दूंगा, तो वो लोग बेवड़ा पिएगा, उधर जा कर के रहेगा, तो मेरे को क्या, कभी मेरे को छोड़ के दूसरी औरत करेगा, पर मेरे को क्या है, मेरे को तो इधर काम करने का है। तो कमाएगी, उसको खिलाएगी भी, उसकी मार भी खाती। मैंने कहा मार क्यों खाती है? तो बोले मर्द है तो मर्द तो मारता है ना। लेकिन दूसरी जो औरत है जो आगे निकल गई, वो कहती है कि मारेगा तो मैं इसको अच्छे से समझाएगी, लेकिन वो औरत नहीं समझाएगी, वो मर्द की मार खाएगी, वो उसको छोड़ के चला जाएगा तो भी वो चुप रहेगी, लेकिन उसको वो वैसे ही ग्रो कर रही है। लेकिन एक दिन जब उसको अपनी ताकत का एहसास होगा तब वो कहेगी कि मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है लाला, अब तू जा जहाँ जाता है। तो वो होने लग गया, क्योंकि वो तो कमा रही है, वो कमाता कुछ नहीं है। तो ये डिफरेंसेस आने लगते हैं। तो एक सोसाइटी जो है वो अगर ये देखती है कि अगर हमने अपने घर की औरत को बाहर निकलने दिया, हाँ मैं ये जानता हूँ कि यहाँ औरतों को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उनको भी समझना चाहिए कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये बात तो हम अपने बच्चों के अंदर इंटरकेट करते हैं ना, शुरू से हम उनको समझाते हैं कि बेटा तुम्हें ये करना है, तुम्हें ऐसे करना है। जब कोई लड़की ये कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी, तो मुझे बड़ा दुख होता है।
तब मुझे वो यूनिवर्स 25 वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो याद आता है, जो 25 बार उसने दोहराया तो 25 बार कोलमैन को वही रिजल्ट मिला। उसने जो कहा, अगर आप कभी सर्च कीजिएगा, यूनिवर्स 25 के नाम से एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, आप उसको देखिए। आज की हमारी सोसाइटी, अगर आपको उसकी कार्बन कॉपी ना मिले तो जो मर्जी कहिएगा।